हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिटेल में आपको समझाया गया है। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनके बारे में डिटेल में चर्चा करना भी आवश्यक है और वो इंपॉर्टेंट भी है। काफी सारी डिटेल्स है तो आपको एंड तक देखना है, कंटिन्यूसली बीच में छोड़ना नहीं है। कल के रिवीजन से हम लोग शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह। तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है नई दिल्ली। और अभी हाल ही में किस शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी हाल ही में अपनी आत्मकथा नीलावु कुजिदा सिंघलम इसको प्रकाशित नहीं करने का फैसला लिया है इसरो के वर्तमान में चीफ एस सोमनाथ जी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी लेकिन पब्लिश नहीं करेंगे। सूरत में दोस्तों आईएनएस सूरत के नाम से भारतीय नौसेना ने एक नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत का अनावरण किया है। नाम है इसका आईएनएस सूरत। पीएम मोदी जी द्वारा मुफ्त राशन योजना को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज। ये है श्रीलंका के। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों ये हीरा लाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। और अभी चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाए हैं आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप इसको जीत लिया है भारत ने जापान को हराया है, रांची में आयोजित किया गया था। क्लियर। अब ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज की करंट अफेयर को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दिवाली ऑफर शुरू हो चुका है। दिवाली धमाका ऑफर के तहत दोस्तों जितने भी कोर्सेज हैं उन पर आपको मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। और जितनी भी ई बुक्स आपको मिलेंगी उन ई बुक्स पर अभी के लिए आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। देखो ई बुक अपनी वैसे भी सबसे सस्ती होती है, इसलिए इस पर 50% का ही डिस्काउंट दिया जा रहा है। वही ई बुक जो बाकी लोग 49 रुपए, 29 रुपए, 39 रुपए में देते हैं, वही मैं पहले से ही 20 रुपए में देता हूँ। तो इसलिए उस पर केवल 50% का डिस्काउंट, यानी कि वो वैसे भी वो 10 रुपए में हो जाएगी। और कोर्सेज जो होंगे उस पर 70% का डिस्काउंट, ये भी बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इसके बाद बहुत हैवी ड्रॉप होगा आपका प्राइजेस में। जैसे अगर मैं बात करूं जीएस सफलता बैच की, तो अभी ये जो लॉन्च किया गया है 3.0 तीसरा संस्करण इसका, जो कि आप लोग बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैं चाहता हूं आप में से जिनका भी जीएस में हल्का सा भी प्रॉब्लम है, जिनको ये लगता है कि जीएस को अच्छे लेवल का तैयार करना चाहिए, 0 से एक अच्छे लेवल तक तैयार करना चाहिए, तो आप जो है इस बैच को जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। 1999 का बैच मात्र और मात्र आपको 599 मिल रहा है। इसमें सारी ई बुक्स वगैरह आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी कभी भी। जब ये कोर्स ले लिए तो ई बुक वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको 15 महीनों तक ई बुक फ्री में दी जाने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जाकर के डेमो क्लास जरूर लो। एक बार कोर्स लेना है कि नहीं लेना है वो सब छोड़ो, एक बार डेमो क्लास जरूर ले लेना, ठीक है ना? क्योंकि एटलीस्ट आप अगर नहीं भी ले रहे हो या फिर कहीं और का ले लिए हो, तो आपको ये तो पता चलेगा कि क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या क्या चीजें दी जा रही है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कितना कंटेंट दिया जा रहा है, ये एग्जाम के लिए रिलेटेबल होगा कि नहीं होगा। ये सब जानने के लिए डेमो क्लासेस जो दी गई हैं उनको आप जरूर जाकर के देखिए, ठीक है ना? ज्योग्राफी की डेमो क्लास मैं किया हुआ हूँ और क्लासेस हालांकि शुरू हो गया है। आप लोग कहोगे तो और भी सब्जेक्ट के डेमो क्लासेस डलवा दिए जाएंगे, तो आप उनको भी देख लेना। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जीएस सफलता बैच में। पर डे 2 क्लासेस हो रही हैं, एक 1 बजे, एक 4 बजे हो रहा है, ठीक है? एमजेटी ऐप पर ये मिलेगा। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। अब जी शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दोस्तों शेख हसीना। शेख हसीना ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रमुख महिला बन गई हैं। इनको देखो, आप ऐसा मत समझना कि जो अभी एलिजाबेथ द्वितीय थी वो सबसे ज्यादा समय तक राजा मतलब रानी के पद पर थी। एक्चुअली में वो महारानी के पद पर थी, लेकिन शासन वहां पर प्रधानमंत्री ही करते हैं। पावर तो मेन प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है। तो ऐसे में उनको नहीं जोड़ा जा रहा है यहाँ पर जोड़ा जा रहा है कि जो पावर में हो उनमें सबसे ज्यादा, जैसे इंदिरा गांधी जी थी, ये भी लंबे समय तक भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। ऐसे ऐसे महिलाओं को जोड़ा जा रहा है जो शासन में हो। तो ऐसे में शेख हसीना जो है, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको आपने जरूर देखा होगा तस्वीरों वगैरह में। तो ये सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाली, शासन करने वाली ये बन गई हैं,
ठीक है ना, महिला, और महिलाओं में ही बात की जा रही है। ये रिपोर्ट किसने बताया है? ये रिपोर्ट बताया है टाइम मैगजीन ने। टाइम मैगजीन ने अभी अपनी कवर स्टोरी में इनकी फोटो, इनकी तस्वीर छापी हुई है और इनके बारे में बताया है। इनकी उम्र हो चुकी है 76 साल, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक है? 2009 से तो अभी लगातार हैं। 2009 से 2023 चल रहा है, तो समझ लो 14 साल से तो लगातार हैं। 1996 से 2001 तक भी ये इसी पद पर थी। शेख हसीना कौन है? शेख हसीना उनकी बेटी हैं जो दोस्तों बांग्लादेश को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाए थे। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और वहां पर बंग बंधु थे। बंग बंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान, जिनको वहां का गांधी या फिर बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो बंग बंधु यानी शेख मुजीबुर रहमान की ये बेटी हैं। ठीक है जी, तो ये याद रखना। और ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला हो गई हैं। महिलाओं की बात आ गई है तो जो भी प्रमुख प्रमुख महिलाएं, जो कहते हैं पहली महिला, क्योंकि पहली महिला अगर आ गई तो इंपॉर्टेंट है। पहली महिला जो है ये कौन कौन सी बनी है, किन किन पदों पर, इनको हम लोग देख लेते हैं जो करंट अफेयर में अभी आया था। सुधा मूर्ति दोस्तों ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी। जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं और ये अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये रेलवे बोर्ड के 118 साल के इतिहास में पहली महिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की पहली महिला प्रमुख हैं। सोनाली घोष जो है काजीरंगा नेशनल उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक, इनको याद रखिएगा, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर हैं। रितु खंडूरी ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी थी। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है जी, आगे बांग्लादेश आया है, थोड़ा सा देख लो बांग्लादेश मैप में कहां पर है। तो मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, यहीं पर आपको ये देश दिख जाएगा, ये है बांग्लादेश। राजधानी इसकी ढाका होती है, मुद्रा इसकी टका होती है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है, आगे FIH रैंकिंग में भारतीय महिला टीम किस स्थान पर है? FIH की अभी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें महिला हॉकी टीम जो है ये 6ठी पोजीशन पर आई हुई है। अभी तक का सबसे बेस्ट इंडियन महिला हॉकी टीम का यही पोजीशन रहा है। हालांकि एक बार और इससे पहले आ चुकी है 2021 में, लेकिन अभी फिर से वही अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम कैसे पहुंची? तो देखो, अभी एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स में इन्होंने जीता था कांस्य पदक, और अभी ये जो रांची झारखंड में एक चैंपियनशिप हुआ इसको इन्होंने जीत लिया है। मतलब भारतीय महिला हॉकी टीम ने, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, महिला एशियाई चैंपियनशिप जो हुआ था, जापान को हराया 4-0 से, तो इसको जीत लिया और इसको जीत लिया, तो इस वजह से रैंकिंग में हुआ सुधार, और रैंकिंग में सुधार होकर के टोटल पॉइंट्स हो गए हैं 2368.83। इसी वजह से दुनिया की 6ठी सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी टीम बन गई है। पहले स्थान पर नीदरलैंड है, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे पर है अर्जेंटीना की टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम है, इसके कोच कौन है? जेनेके स्कॉपमैन, और इसकी कप्तान कौन है? सविता पूनिया। क्लियर है? इन्होंने जब अभी ओलंपिक्स हुआ था तो चौथे स्थान पर पोजीशन पर अपना मतलब संपन्न किया था। एशियन गेम्स हुआ तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक से संपन्न किया अपना खेल। अगला, किस मंत्रालय ने जल दिवाली मनाने के लिए वाटर फॉर वुमन, वुमन फॉर वाटर अभियान शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वाटर दिवाली अभी मनाए जाने की, यानी जल दिवाली मनाए जाने की घोषणा हुई है और ये महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। इसके लिए कैंपेन भी शुरू किया गया है, वाटर फॉर विमेन, विमेन फॉर वाटर। महिलाओं के लिए जल और जल के लिए महिलाएं। ठीक है, तो ये अभियान जो है किसने शुरू किया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। यहाँ पर देखिए जल दिवाली ये 7 से 9 नवंबर तक मनाया जा रहा है, यानी कि 3 दिवसीय जल दिवाली मनाया जा रहा है। दीपावली उत्सव के कुछ दिन पहले 12 तारीख को दीपावली है और 7 से 9 के बीच में यहाँ पर जल दिवाली मनाया जा रहा है। तो इसके लिए ये विमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर विमेन कैंपेन शुरू किया गया है। ठीक, अब इसमें ओडिशा अर्बन एकेडमी जो है इसको नॉलेज पार्टनर चुना गया है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, यहीं से बनेगा अगर बनना होगा तो। आगे देखते हैं, अभी दीपोत्सव होने वाला है, दीपोत्सव को एक नया इतिहास बनेगा ही। अयोध्या में इस बार 21 लाख दीप जलाने का रिकॉर्ड बनना है। अगला, हाल ही में किस IIT संस्थान ने दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का समाधान दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आपसे चाहता हूं पूरा पूरा कंसंट्रेशन आपका, इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। देखो, IIT कानपुर ने अभी एक सजेशन दिया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से कैसे निपटा जा सकता है।
पिछले कुछ सेशन में मैंने इस पर चर्चाएं की है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई बार रिपोर्ट्स भी आई और अभी कल की रिपोर्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में जो टॉप 10 शहर है प्रदूषित शहर, उसमें दिल्ली आज के टाइम पर सबसे ज्यादा चल रहा है। AQI रिपोर्ट यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का 483 से ऊपर चल गया है। ये तो ऑन एन एवरेज है, बाकी वो 500 से ऊपर भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर IIT कानपुर ने क्या कहा कि वायु प्रदूषण से अगर निपटना है ना, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। बोले कौन? तो कहे कि ये कृत्रिम वर्षा कराओ। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन। ये कृत्रिम वर्षा क्या है? जब अपने आप से बारिश हो तो वो हुआ प्राकृतिक वर्षा। जब फोर्सफुली बारिश कराया जाए तो वो होती है कृत्रिम वर्षा। अब ये कैसे होती है? तो देखो इसमें क्या होता है ना, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। जो बारिश होती है वो कैसे होती है? बारिश होती है कि समुद्र से जलवाष्प के रूप में जल उठता है, बादल बनता है, फिर बादल जो है जा करके इकट्ठा जब होता है और उसके बाद फिर वो वहां से पानी बन करके, पानी की बूंदों बन करके गिरता है। ठीक है। और अब ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आसान भाषा में आप इतना ही समझिए। तो जब बादल से पानी गिरता है, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्लाउड सीडिंग कराने की बात की जा रही है। क्लाउड सीडिंग क्या है? यही कृत्रिम वर्षा को साइंटिफिकली लैंग्वेज में क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग मतलब ये कि सीडिंग मतलब कि बीजारोपण, और क्लाउड मतलब बादल। तो बादल में बीजारोपण किया जाता है। एक्चुअली में क्या किया जाता है इसमें भी, अब अगर इसको डिटेल में जाएंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं, सभी बादलों में नहीं किया जा सकता है। ऐसे बादल जो इनके अनुकूल होते हैं, जो भारी और जो ठंडे बादल होते हैं, उस बादलों में कुछ ऐसे क्लाउड सीडिंग के एजेंट्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे तत्व होते हैं। उन तत्वों को जब यहाँ पर इनके अणुओं के बीच में लाया जाता है, इनकी बमबारी करा दी जाती है, तो वो रिएक्ट करके उसको एक्चुअली में भारी बना देते हैं। वो जो जल का टुकड़ा था उसको बर्फ बना दिए और वो भारी हो गया। जब वो भारी हो गया तो वो बादल जो है, जो कहीं और जा रहा था, वो वहीं जगह पर भारी हो गया, रुक गया, और फिर वहीं पर वो गिरने लगता है। तो इस हिसाब से जब गिरेगा तो घर्षण लगेगा, घर्षण लगेगा तो बर्फ पिघलते पिघलते बूंद के रूप में गिरेगी। सिंपल सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये एरोप्लेन के माध्यम से ये क्लाउड सीडिंग करा दी जाती है कि जैसे कि बादल आ रहा है तो बादल जहां जा करके उसको रुकना था और वहां जहां बारिश होनी थी उसको वहां ना जा करके पहले ही यहाँ पर रोक दिया गया, क्लाउड सीडिंग करा करके भारी कर दिया गया और वहीं पर बारिश हो गई। ऐसा आजकल बहुत सारे देश कर रहे हैं। अमूमन बहुत बड़े बड़े जब इवेंट्स होते हैं, कोई जैसे गेम वगैरह हो गया, टूर्नामेंट्स हो गए, तो उसमें क्लाउड सीडिंग करा दी जाती है, जिससे उस जगह पर ना जा करके पहले ही बारिश हो जाता है। इस पर तो एक अलग से सेशन आपको देना चाहिए था। कई बार ओलंपिक्स में ऐसा किया जा चुका है और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले दिन में बहुत जगह ये यूज होने वाला है, क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया से कृत्रिम वर्षा। तो ये करा दिया जाएगा तो फिर दिल्ली का प्रदूषण कैसे साफ होगा? देखो, जब बारिश होती है ना, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण कैसा है कि वो धूल और जो ये प्रदूषण की जो भी चीजें हैं, जो वाष्प हैं, ये सब निकल करके पूरा फैल गए हैं और फॉग के रूप में आ गए हैं। तो ये पूरा जो फैले हैं, जब बारिश होगी ना तो ये गिर जाएंगे, ये भी भारी होंगे, धूल कण जो भी है वो जमीन पर गिर जाएंगे और मौसम हो जाएगा साफ। जब साफ हो जाएगा तो प्रदूषण कम हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया, ये जो मेथड है वो IIT कानपुर ने दिया है। और क्लाउड सीडिंग का जो मैंने एजेंट बताया, मतलब कि कौन कौन से तत्वों का होता है, तो उसमें है सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये एजेंट्स होते हैं, इनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं ऑप्शंस में। और क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया, इसी को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। इसका अभी बारे में बताया है कि कानपुर ने कि ऐसा करते हैं अगर, तो यहाँ पर प्रदूषण से निपटा जा सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कानपुर ने खोजा है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग बहुत पुरानी प्रक्रिया है, बहुत दिनों से लोग यूज कर रहे हैं। आगे, FIDE ग्रैंड स्विस ओपन में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अभी FIDE ग्रैंड स्विस ओपन हुआ और इसमें भारत जो है ये टॉप पर रहा। भारत टॉप पर इसलिए रहा क्योंकि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में ही भारत विजेता हो गया। तो दोनों में विजेता रहने की वजह से दोनों टॉप पर रहा। ये और ये महिला और पुरुष के विजेता रहे। नाम क्या है इनके? एक है विदित गुजराती और एक है R वैशाली। दोनों ने ही ये जीत लिया है टूर्नामेंट, और एक ने पुरुष वर्ग में, एक ने महिला वर्ग में। FIDE एक प्रतिष्ठित शतरंज प्रतियोगिता है। शतरंज मिल गया तो इसका मतलब हुआ चेस, और चेस में होते हैं ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर मतलब वो जिसका 2500 पॉइंट से ऊपर आ जाता है लाइव रेटिंग, वो हो जाता है ग्रैंड मास्टर। भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं? 83 से ज्यादा, 83 हो चुके हैं एक्चुअली में। और 83 में कौन से हैं? तो आदित्य सामंत, आदित्य सामंत जी महाराष्ट्र के। ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए पहले कौन है, तो पहले आप बताओगे विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। अगर पूछा जाए सबसे युवा कौन है, यंगेस्ट, सबसे
युवा कौन है? तो युवा, सबसे युवा कौन है जी? ये कौन है? डी गुकेश। ठीक है। और दुनिया के सबसे युवा कौन? ये तो भारत के सबसे युवा है। दुनिया के सबसे युवा कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिडे के बारे में, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, एक्चुअली में ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा रहता है इसलिए फिडे होता है, इंग्लिश में कहेंगे तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ही होगा। स्थापना 1924 में हुई थी, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष कौन है? आर्केडी डिवार्कोविच। आर्केडी डिवार्कोविच। क्लियर? आगे। हाल ही में पहले यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप किसने जीता है? पहला यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप इसको जीत लिया है दोस्तों, किसने किसने? न्यूयॉर्क ने। एक्चुअली में ये ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पर न्यूयॉर्क और कुछ टीमों को दिया जाना था। जैसे अपने यहाँ आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें क्या होता है, भारत में अलग अलग राज्यों से और अलग अलग राज्यों के नाम से टीम्स बनाई गई हैं। लीग मैच होता है, 10 टीमें हैं और 10 टीम आपस में खेलती हैं। ऐसे ही गतका चैंपियनशिप हो रहा है अमेरिका में। हुआ मतलब, गतका क्या है पहले उसको समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गतका एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट है, जो लोग हमारे स्टैटिक जीके की क्लास लिए होंगे, स्टैटिक जीके की जब सीरीज चलाई गई थी उसमें मैंने मार्शल आर्ट्स को आपकी सभी राज्यों को याद कराया था। तो गटका, लाठी यहाँ का मार्शल आर्ट है। कहाँ का? पंजाब का। पंजाब का गतका मार्शल आर्ट होता है। और लाठी भी यहाँ का होता है, लाठी पश्चिम बंगाल का भी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने आपको याद कराए थे। तो मार्शल आर्ट ये पंजाब का है, तो एक्चुअली में सिखों का है। सिखों का है तो यहाँ पर सिखों के लिए ये चैंपियनशिप कराया गया है। कहाँ पर? अमेरिका में। तो अमेरिका में कई राज्यों की, कई स्टेट्स की टीमें थी। उन टीमों में न्यूयॉर्क वाली जो टीम थी वो जीत हासिल की है। ठीक है, तो गतका एक मार्शल आर्ट है, इसकी चैंपियनशिप हुई और इसको न्यूयॉर्क की जो टीम है उसने जीत दर्ज किया। किसको हरा करके? कैंसस गतका एसोसिएशन, मतलब दूसरी एक टीम है, उसको हरा करके ये जीता हुआ है। अब इस बार ये पहला संस्करण था तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। यूएस में हुआ, पहला ही संस्करण था। एक्चुअली में वहां पर सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे कनाडा वगैरह में है। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या नाम है, जस्टिनवा, ये ऐसे ही परेशान है, भारत के खिलाफ बोल रहा है कि अपना वोट बैंक देख रहा है? वहां पर सिखों की आबादी बहुत ज्यादा है, भारत के बहुत सारे सिख जो है वो कनाडा में जाकर रहते हैं। इसलिए उनको लुभाने के लिए ये भारत के खिलाफ बोल रहा है, जो क्योंकि उनका जो एक मिनिस्टर है वो खालिस्तानी सपोर्टर है और उसके बहुत सारे मतलब फॉलोअर्स हैं। तो वही वोट बैंक बनाने के लिए वो जो है भारत से रिश्ता भी बिगाड़ लिया। ऐसे ही अमेरिका में सिचुएशन है। अमेरिका में भी अभी देखो इनके लिए एक चैंपियनशिप करा रहे हैं, चुनाव आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो क्योंकि आजकल देख रहे हो गेम से बहुत तेजी से जनता कनेक्ट हो रही है। गतका फेडरेशन यूएसए के द्वारा आयोजन कराया गया। न्यूयॉर्क इनके के सिख सेंटर में इसका आयोजन हुआ। गतका पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट है। ठीक, आगे। ब्राजीलियन ग्रां प्री 2023 किसने जीता? इसको किसने जीता? कौन जीत सकता है? मैक्स वर्सटैपन। इस सीजन की जितनी भी रेस हुई हैं उनमें से 3 रेस अगर घटा दो तो बाकी जितनी भी रेस हुई हैं, 16-17 रेस, सब में इन्होंने ही जीता हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी रेस हुई हैं इस सीजन की, तो इसलिए आपको याद ही नहीं करना है कि कौन कौन से ये जीते हैं, आपको सिर्फ जो नहीं जीते हैं वो याद करना है। ठीक है, एक साल में 23 से 24 होता है। 23 होता था, वो एक कैंसिल हो गया था पिछली बार रसियन वाला, क्योंकि रसिया यूक्रेन पर अटैक किया था तो वहां पर नहीं हुआ था। तो एक साल में 23 या 24 फार्मूला वन रेस होती है। उनमें से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दिसंबर तक चलेगा। उनमें से अभी देखो, सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री, इसको सार्जियो पेरेज ने जीता है। ये भी रेडबुल के ही हैं, मतलब इन्हीं की टीम के हैं, क्योंकि मैक्स वर्सटैपन भी रेडबुल के ही टीम के हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो इसको इन्हीं की ही टीम ने जीता है। एक जो है टूर्नामेंट सिंगापुर ग्रां प्री, इसको कार्लोस सैंज ने जीता है, जो कि फरारी के हैं। कार्लोस सैंज जो है यही दूसरे टीम के हैं, मतलब बाकी जितना भी इस बार हुआ फार्मूला वन रेस सब रेडबुल टीम के खिलाड़ियों ने जीता। उनमें से ही 2 को अगर हटा दो तो बाकी सब मैक्स वर्सटैपन ने जीता। ठीक है ना? चलिए आगे। 20 से 28 नवंबर के बीच 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित होगा? तो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये होगा गोवा में। ये हमेशा गोवा में ही होता है। 24 से 28 नवंबर के बीच अभी इसका होगा 54वां संस्करण। ठीक है, तो इस बार का जो ये 54वां संस्करण होगा, देखो इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड वगैरह दिया जाता है। तो जब होगा तो वो अवार्ड की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा हो जाती है कि किसको दिया जाएगा। और मैंने वो क्वेश्चन कवर भी कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि माइकल डगलस को सत्यजीत रे
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। तो ये इसी इवेंट में दिया जाता है। जैसे होता नहीं कि ये दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार का अनाउंसमेंट पहले हो जाता है कि किसको दिया जाएगा, फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जब दिया जाना होता है तब जाकर के राष्ट्रपति भवन में उनको दिया जाता है। तो ये ऐसे ही अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था। और दिया कब जाएगा? इस महोत्सव में। महोत्सव कहाँ होता है? गोवा में ही होता है। ठीक है, चलो। तो अभी इसकी घोषणा अनुराग ठाकुर जी ने कर दी है, 20 से 28 नवंबर तक ये आयोजित होगा। आगे गोवा आया है तो गोवा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय खेल जो है ये चल रहा है, आज 8 नवंबर है, कल 9 नवंबर को इसका समापन होगा और फिर इसके विजेता निकल करके आएंगे, मतलब मेडल टेबल में कौन टॉप पर रहा है। आपको क्या लगता है कौन टॉप पर फिनिश कर सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल 37वां संस्करण है, मस्कट इसका मोगा है, और जब हो जाएगा फाइनल तो मैं पूरा डिटेल लेकर के आऊंगा ही। PS श्रीधरन पिल्लई जो कि यहाँ के गवर्नर हैं, इन्होंने 3 पुस्तकें अभी लॉन्च की थी, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और एंते प्रिया कविता काल। IVF ट्रीटमेंट फ्री में करने वाला पहला राज्य है। गोवा बेबिंका और गोवा मनकुरा डाम को GI टैग मिला था अभी। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों में हमेशा ही टॉप पर रहता है, और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी छोटे राज्यों में टॉप पर रहेगा ये। गृह आधार योजना अभी गृहिणियों के लिए गोवा सरकार ने शुरू किया है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। राजधानी है पणजी, और ये पड़ेगा आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। क्लियर? फटाफट से देख लेते हैं। नेशनल पार्क में अंसी नेशनल पार्क यहाँ पर भी पड़ता है, बॉर्डर पर है कर्नाटक और उसके। ठीक है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर पड़ता है। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। 2 जिले हैं, विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। अगला, नवंबर 2023 तक किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता है? नवंबर 2023 में अभी केरल ने जीता है दोस्तों ग्लोबल टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। ये अवार्ड केरल को मिला और एक साउथ अफ्रीकी देश है उसको भी मिला है। कौन सा देश है? एस्वातिनी। एस्वातिनी एक देश है, उसको भी मिला है और केरल को मिला है। केरल को बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। खास करके कहा जा रहा है टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पर्यटन बहुत ही अनुकूल है, इसके लिए ये टूरिज्म अवार्ड पाए हुए हैं। टूरिज्म आया हुआ है तो पर्यटन दिवस भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। पर्यटन दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। UNWTO के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। UNWTO के बारे में, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है तो याद रखना मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के बारे में जान लो। केरल के बारे में कई बार बता चुका हूं तो आगे बढ़ता हूं आज, क्योंकि आज अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने महादेव ऐप के साथ और कितने ऐप पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया? देखो अभी तक तो चाइनीज ऐप पर बैन लग रहा था, अब सट्टेबाजी ऐप पर भी बैन लगाना सरकार ने शुरू कर दिया है। तो यहाँ जो गैम्बलिंग ऐप है, एक महादेव ऐप आप सुन रहे होंगे, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक का भी नाम आ रहा है, भूपेश बघेल का। भाई इसके जो मालिक है महादेव ऐप का, शुभम सोनी, उसने एक वीडियो जारी किया है अभी रिसेंटली, और उस वीडियो में इसने साफ साफ बताया हुआ है कि किसको कैसा कितना पैसा दे रहा था ये, और किस प्रकार से इसका पूरा स्कैम चल रहा था। इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है ये महादेव ऐप के साथ 21 और अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, यानी कि टोटल 22 ऐप जो हैं ये बैन कर दिए गए हैं, और ये सभी हैं सट्टेबाजी से रिलेटेड। तो महादेव बुक ऐप जो है, जो कि देखो अपने आप को किंग ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड लिखता था, तो ये जो है गया फिलहाल। तो इसके बाद से ना साइबर अटैक अगेंस्ट इंडिया स्पाइक्स, इंडिया में इसके बाद साइबर अटैक्स इतने तेजी से बढ़ने लगे। सोच रहे हो, देख रहे हो, ये इस पर ऐप पर बैन लगाया गया और इंडिया में साइबर अटैक इतनी तेजी से बढ़ने शुरू हो गए, इतना ये लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें, अभी ईडी ने केंद्र सरकार को या कहें ईडी ने अभी इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को ये सूचना दिया, निर्देश दिया कि भाई इन लोग को बैन करो, अब आपके हक में आता है। पूछा जाएगा किसके तहत बैन किया गया, तो आप बताइएगा शटिंग डाउन ऑफ वेबसाइट ऐप अंडर सेक्शन 69A IT एक्ट। ये जो अंडर सेक्शन 69A IT एक्ट है, इसी को तो आपको याद रखना है।
इसी को तो आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले अगर बात करें तो सरकार 138 ऐप को बैन की थी अभी मार्च में, उसके पहले अप्रैल में बैन किया गया था, उसके पहले कोरोना टाइम से ही सरकार जो है लगातार ऐप्स को समय समय पर बैन करती आई है। जिन पर शक रहता है कि डाटा चुराती हैं या फिर कुछ इलीगल चीजें करती हैं, इन लोग को लेकर के ये सरकार समय समय पर ऐप्स को बैन करती आई है, और उसी एक्ट के तहत, ठीक है जी। तो यहाँ पर 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप जो हैं ये बैन किए गए हैं प्रवर्तन निदेशालय के निर्देश पर। अच्छा, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और कई बार रिवीजन वाले पेज में मैंने आपका रिवीजन कराया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल महादेव ऐप का जो बेटिंग ऐप है, इसका इसका जो मालिक है वो है शुभम सोनी, जिसकी अभी वीडियो आई हुई है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं, 70% डिस्काउंट के साथ दिवाली धमाका ऑफर शुरू हो चुका है। कूपन कोड में यूज करना है दिवाली 70। दिवाली 70 कोर्सेज के लिए यूज करना है आपको, सभी कोर्सेज के लिए, और ई बुक्स के लिए दिवाली 50 यूज करना है कूपन कोड। एमजेटी ऐप पर जाओ, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज लेना है वो जा करके आप इसको ले सकते हो, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप जीएस को मजबूत करना चाहते हो तो आप जीएस सफलता 3.0 को एक बार जरूर देखना, इसका डेमो जा करके आप जरूर देख लो, ठीक है जी। इसके अलावा आप ई बुक आ चुकी है अक्टूबर मंथ की, तो ये ई बुक भी आप चेकआउट कर सकते हो, और भी बहुत सारी ई बुक्स हैं वो ले सकते हो। व्हाट्सएप चैनल अपना ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जो शाम वाली लाइव क्लासेज होती है टॉपिक वाइज जो चल रही है, उस टॉपिक वाइज क्लासेज की यहाँ पर पीडीएफ दी जा रही है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए और वो क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। डेली शाम को प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट को भी देखिए। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कर्नाटक सरकार ने अभिनेता पुनीत राजकुमार की जयंती पर किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, तो 17 मार्च को मनाया जाएगा। अपराधियों को जीपीएस ट्रैकर पहनाने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन है। आज आपको क्या बताना है, निम्न में से किस वर्ष प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, बताओ 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये थे क्वेश्चंस आज के। वीडियो आज की कैसी लगी है हमें बताइएगा। क्विज और पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।